अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट था वो कानून बन चुका है। आज नोटिफिकेशन आया, उसके ऊपर बात करेंगे। अब किस किस का इम्तिहान है, किस किस ने, ब्रदर जजेस ने क्या क्या करना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हैं कि एक नून लीग की तरफ से एक नोटिफिकेशन कह लें या एक वजाहत नहीं कहनी चाहिए, बल्कि एक ख़बर आई कि वहाँ पे प्रिंस सुलेमान से मुलाकात हुई है, जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी शामिल थी सऊदी अरब में। अगरचे ये सऊदी अरब की तरफ से ख़बर नहीं आई, सऊदी अरब की तरफ से किसी किस्म की इसके हवाले से कुछ नहीं आया, खामोशी है कि ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे मरीम औरंगज़ेब ने पहले बताया, फिर इसको डॉन वगैरह ने भी उन्हीं को रिपोर्ट करके बताया है, तो इसके हवाले से ख़बर आई है। और बताया यह गया है कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े पाकिस्तान के हवाले से मसाइल और उनके हवाले से बात की है। सबको पता है कि वो उम्रा करने के लिए अपनी बेटी के साथ आए हुए हैं। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से अगर ये हुई है तो जब ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात व वाक़यात का जो बात हुई है या जो कुछ भी वहाँ पे अगर हुआ है, तो फिर उस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस टाइम वावेला है। इवन सलीम साफ़ी जैसे जो सहाफ़ी हैं, जो नून लीग को एक किस्म का सपोर्ट करते हैं या इमरान खान के बहुत सख्त क्रिटिक हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुंजाइश ढूंढते हैं कि नून लीग को किसी तरीके से सपोर्ट किया जाए या कम से कम उनकी तरफ से सपोर्ट ली जाए, क्योंकि उनका ज़्यादातर सुनने वाला जो कह लें कि ग्रुप है या जो एक साइड है वो वही ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब, अगर आपने पाकिस्तान की बात की है वहाँ पे प्रिंस सुलेमान के साथ, तो आपको पाकिस्तान वापस आना होगा। आप खुद 3-4 साल से पाकिस्तान बैठे हुए, लंदन में बैठे हुए हैं, और जब बात करते हैं तो इस तरह शो कर रहे होते हैं जिस तरह पाकिस्तान के हालात के हवाले से आप बड़े परेशान हैं, तो ये हैं वो हैं। तो अब आपको वाकई पाकिस्तान आना होगा। उन्होंने बड़े सख्त लहजे में अब तुम्हें आना होगा, अब तुम भाग नहीं सकते, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। तो इसके हवाले से ये वाकई एक है कि नून लीग के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है। नवाज शरीफ साहब इस वजह से भी वापस नहीं आना चाहते और इलेक्शन भी इस वजह से डिले करना चाहते हैं। अगरचे नून लीग का जो दूसरा धड़ा था, शहबाज शरीफ वाला जो धड़ा है या दूसरा धड़ा है, वो इलेक्शन चाहता है, वो इलेक्शन में जाना चाहता है। कल कला अगर वो इलेक्शन अनाउंस हो जाते और वो वापस नहीं आते तो इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पूरा ग्रुप कह चुका है कि वो आगे कैंपेन चलाएंगे। तो मामला सिर्फ जो है वो, अगर सऊदी प्रिंस से मुलाकात हुई है, जिसका अभी तायद होनी है कि ये हुई है या नहीं, सऊदी हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए इस किस्म की खबर कि ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई। लेकिन इनकी बात को अगर हम सच मान लें तो नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए। ना सिर्फ उनका एक पूरा धड़ा, उनके जो वोटर हैं, वो सपोर्टर, वो याद करते हैं, जावेद लतीफ़ समेत, राना तनवीर समेत या जो बाकी अयाज सादिक समेत, तो पता नहीं कितनी दफ़ा कोई नवीदें भी सुना चुके हैं कि वो वापस आ रहे हैं। तो और इसी तरह मीडिया का पूरा ग्रुप जिनको अपना बयानिया जो है जो बिल्कुल मरता हुआ महसूस हो रहा है, ख़त्म होता हुआ महसूस हुआ, वो जिसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, उस बयानिए को भी, अपने बयानिए को, अपनी सहाफ़त को सहारा देने के लिए भी नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें और तरले करने पे उतर आए हैं कि उनको वापस आना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई खैर खबर नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ज़ाहिर है वहाँ जाके उन्होंने ये बात तो नहीं की होगी कि पाकिस्तान में गरीब का क्या हाल है, ये तो नहीं देखा होगा आटा किस कीमत में मिल रहा है, ये भी नहीं देखा होगा कि पेट्रोल की क्या कीमत है। अलबत्ता ये ज़रूर देखा होगा कि मेरे लिए क्या गुंजाइश बन सकती है, मैं कैसे वापस जा सकता हूँ, मेरे लिए कहाँ से कोई प्रिंस, कोई हुकूमत किस तरह बात कर सकती है, ये ज़रूर बात की होगी अगर ये मुलाकात हुई है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर ये मुलाकात हुई है। ये तो थी नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से। अब मैं आता हूँ ज़रा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो कानून बन चुका है, क्योंकि वो सदर साहब ने साइन नहीं किया था, और जब वो साइन किए बगैर उन्होंने वापस भेजा तो ये उसूल है कि वो कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अमल दरामद को रोक चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान या एग्जेक्टिव या हुकूमत, ये बिल्कुल आमने सामने वैसे भी हैं, अब अमली तौर पर आ गए हैं। हुकूमत ने अपनी इंटेंट वाज़ह कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि ये कानून नहीं बन सकता, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। अगर कानून बन भी गया, अमल दरामद नहीं हो सकता। अब अमल दरामद किसने करवाना है? ज़ाहिर है जिन जजेस ने इख्तलाफ किया था, अब उनकी तरफ देखा जाएगा। बिल्कुल 97 वाली सूरत हाल पैदा करने की पहले भी कोशिश की गई थी। मैंने 2-3 वीडियोज़ के ऊपर की हैं कि ये भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ब्रदर जजेस उठें और सीजे की उतार के फेंक दें, सीजे को उतार के फेंक दें, या वो वाले जजेस जो हैं 3-4-5 बकौल इनके है वो ज़्यादा हैं, 8 हैं। ज़ाहिर है 8 जजों से लड़ना वो आसान काम नहीं है, बल्कि अब तो सुना है 9वां भी है। लेकिन अब देखना यह है कि वो अक़लियती जो साइड है
جو 15 میں سے اگر 6 کی یا 7 کی سائڈ ہے وہ اقلیتی سائڈ وہ اکثریتی سائڈ کو کیسے ان کے فیصلوں کو سائڈ پہ کر سکتی ہے، ان کے خلاف کیسے کھڑی ہوگی، کیسے بینچ بنے گا، کیا بینچ وہ اپنی مرضی سے بنے گا، کیا چیف جسٹس کے اوپر جو قاضی فائزہ صاحب یا جو دوسرے سینئر ججز ہیں طارق مسعود صاحب، اطہر من اللہ صاحب، کیا یہ کوئی ایکشن لیں گے، یہ بینچ بنا کے فیصلہ کریں گے ہاں بھئی آ جائیں آپ کے بینچ کے اوپر، آپ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد، جو آپ نے فیصلہ دیا تھا وہ بھی کالعدم ہے، اور اس وقت آپ کوئی فیصلہ سنا نہیں سکتے۔ ظاہر ہے اب اگر کسی نے سائڈ لینی ہے، کسی نے بتانا ہے کہ یہ قانون کس طرف ہے، تو وہ بردر ججز ہیں۔ بردر ججز کا بھی اب امتحان ہے کہ وہ کس سائڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وکلا اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں، ان کی بار ڈیوائیڈڈ ہیں، وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، اپنے جو سربراہ ہیں ادارے کے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا آئین کا ظاہر آئین کی شک ہے، آئین کی شک یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو چاہیے، تو اصولی طور پہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا اس بدنیت حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سو کالڈ اس قانون سازی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس کے اندر پارلیمان کے اندر ویسے بھی بندے نہیں ہیں، 42 بندوں کی پاس سائن ہونے سے اگر کوئی قانون سازی ہو جاتی ہے وہ بھی پورا ایک پارلیمان کی ویسے بھی اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے، نیشنل اسمبلی کے اوپر ویسے بھی سوال اٹھتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ بردر ججز اس وقت کہاں جائیں گے۔ اگرچہ ایک ملاقات ہوئی تھی قاضی فائزہ کی جو کہ انہوں نے چیف جسٹس سے کی تھی، اس وقت اچھا دیکھا جا رہا تھا، اچھا سوچا جا رہا تھا۔ قاضی فائزہ صاحب نے جو پرسوں انٹرویو دیا اس میں بھی زیادہ تر جب اسی قسم کے سوالات پوچھے گئے تھے جو اس قانون سازی سے متعلق بھی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے سامنے معاملہ آئے گا تو دیکھوں گا، اب معاملہ شاید ہو سکتا آ جائے۔ اگر وہ اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں، اگر وہ اس کو بیٹھ جاتے ہیں آگے تو سمجھو کہ گڑبڑ ہے۔ اگر وہ اس کو اگنور کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے، اس کے اوپر اپنا وہ نہیں کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اختلاف کے باوجود متحد ہے۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ ان دو ایشوز کے اوپر بات کرنی تھی، آگے عید کی چھٹیاں ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ جو ایک سازش کہنا چاہیے 97 کے بعد دوبارہ سے ججز کے ساتھ لڑانے کی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ثابت ہوتی ہے، صحیح ثابت ہوتی ہے، غلط ثابت ہوتی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔